जी दोस्तों, एग्जाम रेस 2 में आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए एंशिएंट हिस्ट्री पार्ट नंबर 11, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन पे हिट करना ना भूलेगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। जी दोस्तों, चलते हैं। पहला क्वेश्चन, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था? जी दोस्तों, आपको बताना है लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कड़गी पत्तिनी के मंदिर का निर्माण कराया था। जी दोस्तों, आपको बताना है लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह से चेर शासक कौन था जिसने कड़गी के मंदिर का निर्माण कराया था? पहला एलारा, दूसरा कारिकाल, तीसरा सेनगुट्टवन, चौथा नेदुनजेरल आदान। जी दोस्तों, आपको बताना है लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कड़गी के मंदिर का निर्माण कराया था? पहला एलारा, दूसरा कारिकाल, तीसरा सेनगुट्टवन, चौथा नेदुनजेरल आदन। जी दोस्तों, इसका आंसर होगा सेनगुट्टवन। जी दोस्तों, सेनगुट्टवन लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध चेर शासक थे जिसने कड़गी के मंदिर का निर्माण कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि। जी दोस्तों, आपको बताना है तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? पहला जैन, दूसरा बौद्ध, तीसरा हिंदू, चौथा ईसाई। जी दोस्तों, आपको बताना है जीवक चिंतामणि किस से संबंधित है? पहला जैन, दूसरा बौद्ध, तीसरा हिंदू, चौथा ईसाई। तो इसका आंसर होगा जैन। जी दोस्तों, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि जैन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेकलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? जी दोस्तों, आपको बताना है तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेकलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? पहला जैन धर्म, दूसरा बौद्ध धर्म, तीसरा हिंदू धर्म, चौथा ईसाई धर्म। जी दोस्तों, आपको बताना है तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेकलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा बौद्ध धर्म। जी दोस्तों, शिल्पाधिकारम और मणिमेकलई नामक गौरव ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? जी दोस्तों, आपको बताना है निम्न में कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? पहला एतूत गोई, दूसरा पादकिल्लक रेकु, तीसरा तोलकापियम, चौथा इनमें से कोई नहीं। जी दोस्तों, पहला है एतुत एतुत गोई, दूसरा पादकील्क रेकु, तीसरा तोलकापियम, चौथा इनमें से कोई नहीं। जी दोस्तों, आपको बताना है निम्न में कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? तो इसका आंसर होगा तोलकापियम। जी दोस्तों, तोलकापियम संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? जी दोस्तों, आपको बताना है निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? पहला कदम, दूसरा चेर, तीसरा चोल, चौथा पांड्य। जी दोस्तों, आपको बताना है निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो इसका आंसर होगा कदम। जी दोस्तों, कदम राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? जी दोस्तों, आपको बताना है संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? पहला मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, दूसरा कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, चौथा विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, चौथा आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। जी दोस्तों, आपको बताना है संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? तो इसका आंसर होगा कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। जी दोस्तों, उरैयूर संगम युग में कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, इसलिए विख्यात था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोलकापियम ग्रंथ संबंधित है? जी दोस्तों, आपको बताना है तोलकापियम
ग्रंथ संबंधित है? पहला प्रशासन से, दूसरा विधि से, तीसरा व्याकरण एवं काव्य से, चौथा उपर्युक्त सभी से। जी दोस्तों, आपको बताना है तोल्काप्पियम ग्रंथ संबंधित है प्रशासन से, विधि से, व्याकरण एवं काव्य से, उपर्युक्त सभी से। तो इसका आंसर होगा व्याकरण एवं काव्य से। जी दोस्तों, तोल्काप्पियम ग्रंथ व्याकरण एवं काव्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? जी दोस्तों, आपको बताना है धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? पहला ग्रीक, दूसरा तमिल, तीसरा तेलुगु, चौथा पाली। जी दोस्तों, आपको बताना है धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो इसका आंसर होगा तमिल। जी दोस्तों, धार्मिक कविता में संकलन कुरल तमिल भाषा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? जी दोस्तों, आपको बताना है किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? पहला मामूलनार, दूसरा तोलकपियर, तीसरा तिरुवल्लुवर, चौथा नक्कीरर। जी दोस्तों, आपको बताना है किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? पहला मामूलनार, दूसरा तोलकाप्पियर, तीसरा तिरुवल्लुवर, चौथा नक्कीरर। जी दोस्तों, इसका आंसर होगा मामूलनार। जी दोस्तों, मामूलनार ने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? जी दोस्तों, आपको बताना है किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? पहला चेर, दूसरा चोल, तीसरा पांड, चौथा पल्लव। जी दोस्तों, आपको बताना है किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया है? तो इसका आंसर होगा पांड। जी दोस्तों, पांड संगम युगीन राज्य के संरक्षण में, पांड राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपाटपुरम या अलवय, कपाटपुरम या अलवय में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? ये दोस्तों, आपको बताना है कपाटपुरम या अलवय में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? तोलकाप्पियम, पहला तोलकाप्पियम, दूसरा इतुतगोई, तीसरा पतुपाट्टू पतुपाड, चौथा पदनेकिल्लरकू। जी दोस्तों, आपको बताना है कि कपाटपुरम व अलवय में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? पहला तोलकाप्पियम, दूसरा इतुतगोई, तीसरा पदपांड, चौथा पदनेकिल्लरकू। जी दोस्तों, तो इसका आंसर होगा तोलकाप्पियम। जी दोस्तों, तोलकाप्पियम एकमात्र शेष ग्रंथ था जो कपाटपुरम या अलवय में संपन्न द्वितीय संगम का एक शेष ग्रंथ सिर्फ तोलकाप्पियम था। जी दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया? जी दोस्तों, आपको बताना है किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया, दक्षिण भारत के लोगों को आर्य बनाया। पहला विश्वामित्र, दूसरा अगस्त्य, तीसरा वशिष्ठ, चौथा सांभर। जी दोस्तों, आपको बताना है किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया। पहला विश्वामित्र, दूसरा अगस्त्य, तीसरा वशिष्ठ, चौथा सांभर। जी दोस्तों, तो इसका आंसर होगा अगस्त्य। जी दोस्तों, अगस्त्य ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के
शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा? जी दोस्तों, आपको बताना है स्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा? पहला पांड नरेश, दूसरा चोल नरेश, तीसरा चेर नरेश, चौथा इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों आपको बताना है स्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा था? तो इसका आंसर होगा पांड नरेश ने। जी दोस्तों, पांड नरेश ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में अपना एक दूत भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मुप्पाल को कहा जाता है? जी दोस्तों, तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मुप्पाल को कहा जाता है? पहला तमिल भूमि की बाइबिल, दूसरा तमिल भूमि का महान व्याकरण ग्रंथ, तीसरा तमिल भूमि का महान नाट्य ग्रंथ, चौथा इनमें से कोई नहीं। जी दोस्तों, आपको बताना है तिरुवल्लुवर एक लेखक है, तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मुप्पाल को कहा जाता है? पहला तमिल भूमि की बाइबिल, दूसरा तमिल भूमि की महान व्याकरण ग्रंथ, तीसरा तमिल भूमि का महान नाट्य ग्रंथ, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा तमिल भूमि का बाइबिल। जी दोस्तों, कुरल और मुप्पाल को तमिल भूमि का बाइबिल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है? ये दोस्तों आपको बताना है तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है? पहला तोलकाप्पियम, दूसरा कुरल, तीसरा शिल्पाधिकारम, चौथा मणिमेकलई। जी दोस्तों, आपको बताना है तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है? पहला तोलकाप्पियम, दूसरा कुरल, तीसरा शिल्पाधिकारम, चौथा मणिमेकलई। जी दोस्तों, तो इसका आंसर होगा शिल्पाधिकारम। जी दोस्तों, शिल्पाधिकारम को तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तमिल काव्य का इलियड। जी दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है? तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है? ये दोस्तों, इसके पहले जा था तमिल काव्य का इलियड किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन है क्या, तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है? जी दोस्तों, आपको बताना है तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है? पहला तोलकाप्पियम, दूसरा कुरल, तीसरा शिल्पाधिकारम, चौथा मणिमेकलई। जी दोस्तों, आपको बताना है तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है। तो इसमें सी नंबर तो गलत हो गया क्योंकि शिल्पाधिकारम इलियड को कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा मणिमेकलई। जी दोस्तों, मणिमेकलई को तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूहर या कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की? जी दोस्तों, पूहर या कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की? पहला कारिकाल ने, दूसरा सेनगुट्टवन, तीसरा नेडुजेलियन, चौथा इनमें से कोई नहीं। जी दोस्तों, आपको बताना है पूहर या कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की? पहला कारिकाल, दूसरा सेनगुट्टवन, तीसरा नेडुजेलियन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा कारिकाल। जी दोस्तों, पूहर या कावेरी पट्टनम की स्थापना कारिकाल ने किया था। जी दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? जी दोस्तों, आपको बताना है मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? चेर, चोल, पांड, कदम। जी दोस्तों, आपको बताना है मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो इसका आंसर होगा चेर राज्य। जी दोस्तों, चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह मुजरिस था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके संबंध में यह कहावत है, जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है? जी दोस्तों, किसके संबंध में ये कहा गया है कि जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है? पहला कावेरी डेल्टा, दूसरा तुंगभद्रा के तटवर्ती क्षेत्र, तीसरा
रायचूर दोआब, चौथा इनमें से कोई नहीं। जी दोस्तों, आपको बताना है कि किसके संबंध में कहावत है, जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है। तो पहला है कावेरी, दूसरा है तुंगभद्रा के तटवर्ती क्षेत्र, तीसरा है रायचूर दोआब, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा कावेरी डेल्टा। जी दोस्तों, कावेरी डेल्टा में जितने में एक हाथी लेट सकती है उतनी ही जमीन में उसमें उगने वाले अनाज 7 आदमियों के पेट भर सकता है। जी दोस्तों, तो इसका आंसर होगा कावेरी डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ, प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार मोती के सिप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलते थे। जी दोस्तों, आपको बताना है प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार मोती के सिप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलते थे। पहला मदुरई, तीसरा कपाटपुरम, तीसरा कोलचय, चौथा इनमें से कोई नहीं। जी दोस्तों, आपको बताना है प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार मोती के सिप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलते थे। पहला मदुरई, दूसरा कपाटपुरम, तीसरा कोलचय, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा कोलचय। जी दोस्तों, कोलचय ऐसा क्षेत्र था, पांड्य देश के क्षेत्र था जहां से मोती के सिप निकलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रशस्त को कहा जाता था। जी दोस्तों, आपको बताना है गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रशस्त को कहा जाता था। पहला वीरकल या नाड़कुल, दूसरा को, तीसरा उल्गू, चौथा कड़मई। जी दोस्तों, आपको बताना है गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रशस्त को कहा जाता था। पहला वीरकल नाड़कुल, दूसरा को, तीसरा उल्गू, चौथा कड़मई। तो इसका आंसर होगा वीरकल या नाड़कुल। जी दोस्तों, गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रशस्त को वीरकल या नाड़कुल कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन, प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश थे। जी दोस्तों, आपको बताना है प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश हैं। पहला ब्रह्मा, दूसरा विष्णु, तीसरा महेश, चौथा स्कंद या कार्तिकेय। जी दोस्तों, आपको बताना है प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश हैं। पहला ब्रह्मा, दूसरा विष्णु, तीसरा महेश, चौथा स्कंद या कार्तिकेय। तो इसका आंसर होगा स्कंद या कार्तिकेय। जी दोस्तों, प्राचीन तमिल देवता मुरुगन स्कंद या कार्तिकेय के सदृश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम कालीन साहित्य में कोन, को एवं मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे। जी दोस्तों, आपको बहुत ध्यान से सुनना है कि संगम कालीन साहित्य में कोन, को एवं मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे। प्रधानमंत्री के लिए, राजस्व मंत्री के लिए, सेनाधिकारी के लिए, राजा के लिए। जी दोस्तों, आपको बताना है संगम कालीन साहित्य में कोन, को एवं मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे। प्रधानमंत्री के लिए, राजस्व मंत्री के लिए, सेनाधिकारी के लिए, राजा के लिए। तो इसका आंसर होगा राजा के लिए। जी दोस्तों, संगम कालीन साहित्य में राजा को कोन, को या मन्नन के नाम से यूज किया जाता था या प्रयोग किया जाता था। जी दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। बेल आइकन पे हिट करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। जी दोस्तों, यदि अभी तक आपने हम इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया है तो शेयर करिए ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ।